जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स अकेडमी में। हम लोग पिछली क्लासों में भारतीय संविधान की जो मूल अधिकार थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी आर्टिकल को उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 20 को सीखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान का, ये कहता है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित है। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित है। इसके तीन मुख्य भाग हैं। इसके तीन मुख्य भागों में हम देखेंगे क्या क्या है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हमने देखा। आर्टिकल 20 जो था वो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित है। ये कहता है, हम संविधान की ओरिजिनल भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय या ऐसा अपराध करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। ये जो है आर्टिकल, ये संविधान की भाषा है। इसकी टर्म जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज an offense, not be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the force। संविधान की भाषा कितनी जटिल है। हम लोगों ने ये ओरिजिनल जो एक्ट था उसको पढ़ने का प्रयास किया कि आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 की जो समरी है वो कहने का प्रयास करती है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित। तो हमारे ये जो क्लास 1 है ये क्या कहता है? जो आर्टिकल 20 क्लास 1 है ये कहता है किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा या अपराधी तब तक नहीं कहा जाएगा किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक उसने अपराध करते समय किसी विधि का, किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। ये है समरी। किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध करते समय किसी विधि या कानून का जो है वो वायलेशन ना किया हो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं ये है क्या। ये बात करता है बेसिकली आपराधिक कानूनों से संबंधित है। आपराधिक कानून से संबंधित है। और आपराधिक कानून से संबंधित कोई व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया या अपराध कर दिया है उसको, सपोज करिए कि यहां पर दो सिचुएशंस बनती। ये भूतलक्षी विधान से लागू नहीं हो सकता। भूतलक्षी विधान का मतलब किसी व्यक्ति ने आज के 10 साल पहले कोई ऑफेंस, कोई क्राइम कर दिया हो और वो उस समय तक
अपराध की श्रेणी में दृष्टिगत नहीं होता था, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। और हम यहाँ पर देखेंगे भूतलक्षी की बात करता है। ये जो आपराधिक कानून है वो भूतलक्षी विधान से लागू नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम यही दीवानी कानून से संबंधित बात करें तो जो दीवानी कानून है वो भूतलक्षी विधान से लागू हो सकते हैं। ये लागू हो सकते हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्लास 1 ये कहता है। दोस्त इसी का पार्ट 2 क्या कहने का प्रयास करता है उसके बारे में। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ये कहने का प्रयास करता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है एक व्यक्ति जिसने कोई चोरी या हत्या कर दी है उससे संबंधित उस पर एक बार ही मुकदमा चलेगा और उसको एक ही बार सजा मिलेगी, इससे ज़्यादा बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 पलंतुक 2 ये कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। मतलब इसका अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ में देखें तो ये जो दोहरे दंड की मनाही करता है, ये जो अनुच्छेद है वो दोहरे दंड की मनाही करता है। ये दोहरे दंड की मनाही करता है। ये जो है आर्टिकल 20 का क्लास 2 ये अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया और अमेरिका का जो संविधान है वो बात करता है वहां पर विधि की उचित प्रक्रिया से संबंधित है ये। और ये जो है ये आपराधिक दंड के संदर्भ में है। आपराधिक दंड के संबंध में। आपराधिक दंड का मतलब कोई भी व्यक्ति एक बार चोरी करेगा तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, एक मर्डर करेगा तो उसको उसकी मर्डर की सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने प्रशासनिक दंड के रूप में प्रशासनिक पद पर रहते हुए या प्रशासनिक दंड अगर दिया जाएगा तो ये एक से अधिक बार और एक से ज़्यादा दंड दिया जा सकता है। मतलब उसको हो सकता है कि जेल भी भेजा जा सकता है और जुर्माना भी दिया जा सकता है और पद भी छोड़ना पड़ सकता है कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब दोहरे दंड की मनाही करता है, 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा एक ही अपराध के लिए। और ये बेसिकली जो संबंध है वो आपराधिक कानून से संबंधित है। प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है एक से अधिक बार। आर्टिकल 20 क्लास जो 3 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 20 क्लास 3 कहने का प्रयास करता है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस को सबूत खोजने होंगे, वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा, शोध के द्वारा, कानूनों की जो व्यक्तियों की जो घटनाओं की कड़ी है उसको जोड़ते हुए सुझाया जाएगा। तो यहाँ पर 20 आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 20 क्लास 3 कहने का प्रयास करता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये आर्टिकल 20 मतलब इसका समझ लेते हैं समरी में, आत्म अभिशंसन की मनाही। इसका मतलब है आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। आत्म अभिशंसन की मनाही करता है। इसके कोई अपवाद नहीं है। बेसिकली हम देखेंगे, हम लोगों ने देखा आर्टिकल 20 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये बेसिकली किसी भी व्यक्ति को अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो आर्टिकल 20 हमने देखा। हम लोग आर्टिकल 21 को देखने का प्रयास करते हैं। इसके आगे आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का बहुत ही व्यापक पहलू है, बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ की, जीवन के अधिकार की, और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी जो व्याख्या है वो बहुत बड़ी कर दी है। स्टार्टिंग में जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान के लागू होने के समय ये राइट टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही सीमित था। लेकिन धीरे धीरे कुछ केस सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्रकार से असीमित अधिकार के रूप में घोषित करने का प्रयास किया। तो आर्टिकल 21 को समझने का प्रयास करते। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार की बात करता है। देखिए जीवन का अधिकार, अब यहीं से संबंध होगा। इसको अगर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा तो कहता है ये आर्टिकल किसी व्यक्ति को उसे प्राण का मतलब हो जाएगा लाइफ, और दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है या वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार में कहा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। देखते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने की जो व्याख्या की वो बहुत ही सीमित अर्थों में की, लेकिन इसके जो आयाम हैं समय के साथ, स्वतंत्रता जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता को समय बीतता गया, सुप्रीम कोर्ट में मैच्योरिटी और लोगों में मैच्योरिटी आती गई, राइट टू लाइफ का जो अधिकार है उसमें भी कई और चीज़ें शामिल करने का प्रयास किया गया। देखते हैं इसमें क्या करने का प्रयास किया गया। ये कहता है आर्टिकल 21 देखिए दो बातें करता है। किसकी बात करता है? जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता, इन दोनों की बात करता है। और कहता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। हम यहाँ पर जीवन का अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञान में अगर हम इसको बात करें या विज्ञान की भाषा में बात करने का प्रयास करें तो
सीमित हो जाता है। जीवन का अर्थ अगर विज्ञान में बात करें तो जीवन का अर्थ सीमित हो जाता है पशु और मानव दोनों के संदर्भ में। मतलब अगर सांस रुक गई तो जीवन खत्म, ब्रेन काम करना बंद कर दिया, जीवन समाप्त। लेकिन अगर इसी की हम दार्शनिक व्याख्या करने का प्रयास करें तो व्यापक अर्थ, ये सीमित अर्थ हो गया, इसी का जो व्यापक अर्थ है वो दार्शनिक रूप में लेने का प्रयास किया जाएगा। दार्शनिक जीवन में हम देखते हैं क्या है। दार्शनिक रूप में हम देखेंगे केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं है, केवल जीवित रहना बल्कि इसमें शामिल किया जाता है गरिमापूर्ण जीवन। अब ये गरिमापूर्ण जीवन पशुओं के साथ मानव कैसा व्यवहार करता है ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मानव की बात की गई कि उसका जो जीवन होगा वो किस तरीके से होगा, गरिमापूर्ण जीवन। अब गरिमापूर्ण जीवन के डायमेंशन अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक समरी के रूप में देखेंगे। सोने का अधिकार, बाबा रामदेव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि सोने का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार मतलब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इसी के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने के। विदेशों में यात्रा करने का मतलब घूमने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, इत्यादि इत्यादि। तो इसकी जो व्याख्या है वो असीमित होती चली गई है और आगे के समय में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसमें वृद्धि हो रही। तो इसको एक सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो कैसे बढ़ा। इसमें कुछ केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब केस देखेंगे, जो पहला केस आया इससे संबंधित वो ए.के. गोपालन केस आता है, वो भी 1950 में। ए.के. गोपालन केस 1950 में क्या कहने का प्रयास करता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या बहुत सीमित थी। इसी में हम लोग पूरा का पूरा आज केस के बारे में देखेंगे, जीवन के अधिकार में कैसे क्या होता है। तो हमारा पहला जो केस होता है सुप्रीम कोर्ट में वो ए.के. गोपालन केस। ये 1950 में होता है। इसमें जो जीवन की व्याख्या की गई वो सीमित माना है। जीवन का जो अधिकार है वो सीमित। अधिकार में हमने पीछे बात की, सीमित किस संदर्भ में, पशु और मानव के संदर्भ में, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में। लेकिन इसी के बाद हम देखेंगे मेनका गांधी केस होता है। मेनका गांधी केस 1978। इसमें कहा गया कि मानवीय गरिमा के साथ यहां पर बात की गई, मानवीय गरिमा के साथ जीवन। मानवीय गरिमा के साथ जीवन की जब हम बात करेंगे तो इसमें और जो जीवन के जो सारे एस्पेक्ट थे हमने जैसे बात की, सोने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 21 में इसी केस में कहा गया, अनुच्छेद 21 में वे सारे अधिकार शामिल हैं, वे सारे अधिकार शामिल हैं जो मानवीय, ये वाला टर्म मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी है, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्लेनेशन थी इस केस में। इसी के साथ फिर और केस होते हैं, हम देखेंगे। इसी में जो केस होता है एमसी मेहता केस, एमसी मेहता केस 2002 में होता है। इसमें कहा गया स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। हम लोग देखेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ
को एक्सपेंड करता जा रहा है। इसी के बाद देखेंगे बाबा रामदेव वर्सेस दिल्ली पुलिस या बाबा रामदेव केस, बाबा रामदेव केस। बाबा रामदेव केस में निद्रा के अधिकार को इसी में जोड़ दिया गया, जो पीछे समरी में हमने बताया कि ये सब अधिकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और व्याख्यात कर दिया गया। और इसी में पुष्टि की गई, इसी केस में बाबा रामदेव केस में पुष्टि की गई कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध से आरोपित नहीं है, मतलब कोई ऐसी प्रवृत्ति का नहीं है जो मानसिक विक्षिप्त का, मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही गंभीर आपराधिक व्यक्ति जो लगातार अपराध पर अपराध कर रहा हो, तो हाथ जो बांधकर पुलिस ले जाती है वो भी आवश्यक नहीं है। मतलब जो हाथ बांधना है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस जेल ले जाते समय हाथ खोल कर ले जाती है तो ये भी अच्छा है, ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं। मतलब हाथ बांधने के भी अधिकार को कहा गया कि ये असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन इसमें डिफाइन किया गया, ऐसा ना लगे कि जिसको बंदी बनाया गया वो भाग जाए, तो उसको बांधा जा सकता है। इसी के साथ में हम देखेंगे और केस होते हैं इसी में, अरोड़ा शानबाग केस होता है। अरोड़ा शानबाग वर्सेस भारत संघ 2011 में केस होता है। इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये क्या कहता है। अरोड़ा शानबाग केस में 2011 में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय दया मृत्यु की स्वीकृति दी है। निष्क्रिय दया मृत्यु का मतलब क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। मगर बात करें अरोड़ा शानबाग केस, अरोड़ा शानबाग केस 2011 में होता है। देखिए हम यहाँ पर कुछ समझने का प्रयास करते हैं। दया मृत्यु का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। दया मृत्यु मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय दया मृत्यु, एक निष्क्रिय दया मृत्यु। भारत में ये वैलिड है निष्क्रिय दया मृत्यु। हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं सक्रिय और निष्क्रिय दया मृत्यु है क्या। सक्रिय दया मृत्यु ऐसा है, कोई भी व्यक्ति, सपोज करिए कि ए है और किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, लेकिन अभी वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं गया, लेकिन भविष्य में उसको लेकिन असहनीय दर्द और पीड़ा हो रहा है, तो उसको ये सक्रिय दया मृत्यु का प्रावधान किया जा सकता है कि एक डॉक्टरों की टीम के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ उसको दे दिए जाए कि उसका जो ब्रेन है वो समाप्त हो जाए या डेड हो जाए, मस्तिष्क जो है वो मर जाए या काम करना बंद कर दे। लेकिन निष्क्रिय दया मृत्यु का कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा बड़ा है। निष्क्रिय दया मृत्यु का बात करता है कोई व्यक्ति जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा हो। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब है जैसे आईसीयू में एडमिट हो, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, और लेकिन अगर ये पता है कि ये जो व्यक्ति है अगर इसको आईसीयू या ऑक्सीजन की अगर सप्लाई थोड़ी सी भी बाधित कर दी जाएगी तो ये डेड हो जाएगा। तो ये भारत में ये प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी एक कमेटी बनती है। इसमें प्रावधान किया जाता है कि जो परिवार है उसके द्वारा किया जाए प्रावधान कि जो व्यक्ति एडमिट है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हॉस्पिटल में, उसको निष्क्रिय दया मृत्यु, तो उसके बाद जज का निरीक्षण होगा। पहले परिवार के द्वारा अर्जी दी जाएगी, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा पुष्टि की जाएगी कि इस व्यक्ति अभी जिस बीमारी से ये व्यक्ति पीड़ित है या उसका कोई दवा या भविष्य में भी कोई अभी सुधार होने की संभावना नहीं है। पुष्टि होने के बाद ये फिर जज के द्वारा
लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की मंजूरी दी जाएगी और इस तरीके से एक व्यक्ति की मृत्यु दी जा सकती है, निष्क्रिय मृत्यु। भारत में इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया। इसी को अगर हम और कहें तो इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में एक केस हुआ। यहीं पर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर केस होता है, यहाँ पर जो है लिविंग विल की बात करते हैं। लिविंग विल क्या है? लिविंग विल, कोई भी व्यक्ति लिविंग विल की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीते, मतलब कि उसका जीवन रहते हुए वो व्यक्ति जीवित है और अपनी जो विल है, मरने की इच्छा, अगर वो नहीं चाहता है तड़प तड़प कर मरना, तो एक विल प्रिपेयर कर सकता है। यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो अगर एग्जाम में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो हम बात करेंगे कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में। ये निष्क्रिय दया मृत्यु का ही एक आगे का फॉर्म करने का प्रयास करती है सुप्रीम कोर्ट। इसी में देखेंगे इसी को हम थोड़ा सा और सीखते हैं। इसी में आर्टिकल 21 एक सेपरेट आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये जो शिक्षा का अधिकार है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा देखेंगे संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया। संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन किया गया 2002 में, संविधान का 86वां संविधान संशोधन था। इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है, शिक्षा के अधिकार की। राइट टू एजुकेशन में क्या कहने का प्रयास किया जाएगा? 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक है या बच्चा जो है, मतलब कि इसमें दोनों जेंडर्स के लोग आएंगे, यानी कि सभी लोग, सभी बच्चे शामिल होंगे, उसको शिक्षा का अधिकार होगा। राज्य इसकी जो है वो व्यवस्था करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसी संविधान संशोधन के द्वारा जब ये राइट टू एजुकेशन यहाँ पर जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष की बात की गई, तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके कुछ और पार्ट में भी परिवर्तन करना पड़ा, जो कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी देख सकते हैं। हम देखते हैं डीपीएसपी में जो हमारा आर्टिकल 45 है वो बात करता था, वहाँ पर बात है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की, जो मूल संविधान था उसमें डीपीएसपी में हम बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व थे उसमें आर्टिकल जो 45 था वो 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता था, 14 वर्ष के बच्चों की बात करता था। ये मूल संविधान में था। लेकिन जब 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में होता है तो ये 6 वर्ष से, यहीं पर 6 वर्ष से कम, मतलब नर्सरी जो आंगनबाड़ी का सिस्टम है उसकी बात की जाती है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो व्यवस्था है उसका प्रबंध करने की बात करती है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखेंगे आर्टिकल जो हमारा 51A है उसका पार्ट जो है के जो है वो अभिभावकों से एक प्रकार से अपील करने का प्रयास करता है कि वो अपने अल्पवयस्क बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, अभिभावकों, माता पिता। इसमें से हम देखेंगे इसी फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 था और 21 आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है उसी को अप्लाई करने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ और ये 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो आर्टिकल 21 के संदर्भ में हम लोगों ने व्यापक जानकारी ली, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीमित अधिकार को, राइट टू लाइफ के सीमित अधिकार को व्यापक करते हुए पर्यावरण संरक्षण, पासपोर्ट रखने का, निद्रा का, हाथ जो अपराधी को हाथ खोल कर ले जाने का अधिकार, एक्सेट्रा इससे संबंधित हमने देखे। तो ये हमारी आर्टिकल 21 के बारे में चर्चा रही। अगर मित्रों ये जो हमारा लेक्चर है
ये पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।